हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर का PSS 1। देखिए पहला क्वेश्चन, द एलिमेंट हैविंग नो न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम इज। कोई न्यूट्रॉन नहीं है तो वो होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में एक भी न्यूट्रॉन अवेलेबल नहीं है, तो उससे सिंपल सा क्वेश्चन है ना, आंसर देने की जरूरत नहीं। ये देखिए मास ऑफ कैथोड रे पार्टिकल इज, मैंने आपको बताया था कैथोड रेज का नेचर गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। कैथोड रेज में एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो गैस चाहे कोई भी हो उसके लिए चार्ज बाय मास रेशियो की वैल्यू क्या आएगी, सेम। लेकिन एनोड रेज में आपके प्रोटॉन होते हैं, तो अगर गैस बदलेगी, हाइड्रोजन के लिए H+ होंगे, हीलियम के लिए He2+ होंगे, किसी और गैस के लिए और उसके पॉजिटिव आयंस होंगे। तो एनोड रेज का नेचर डिपेंड करता है, कैथोड रेज का डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द रेशियो ऑफ द E/m, चार्ज बाय मास रेशियो, एक इलेक्ट्रॉन और एक अल्फा पार्टिकल। तो आप सभी जानते हैं अल्फा पार्टिकल जो होता है वो He2+ आयन होता है, 2He4 होता है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन का मास हम देखें तो आप देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स होता है प्रोटॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे 1872 आती है वैल्यू, बट अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं। तो देखो इसका चार्ज हो गया E, मास हो गया Me, ठीक है। इसका चार्ज हो गया 2E, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, अपॉन मास। एक प्रोटॉन यानी H+ का मास होता है 1 और हीलियम का है 4। देखो इसका मास 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन है, और मास ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मास का 2000 टाइम्स होता है। तो देखो ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 गया, ये रेशियो आना चाहिए 4000:1। आ रहा है कहीं पे? नहीं है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। सही, सिंपल सा क्वेश्चन। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इवेंचुअली लेड टू द कंक्लूजन दैट, देखो रदरफोर्ड ने बताया था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, इसीलिए छोटे छोटे एंगल से आपके पार्टिकल्स क्या होते हैं, डेविएट। और दूसरा, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है एटम का वो न्यूक्लियस एक छोटे से रीजन में होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसका न्यूक्लियस बोलते हैं। चलिए, द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस विद रिस्पेक्ट टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एन एटम इज। मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर आप साइज ऑफ एटम की बात करें, रेडियस ऑफ एटम की, ठीक है, तो वो अराउंड 10⁻⁻10 मीटर होती है, और न्यूक्लियस की जो साइज है वो अराउंड 10⁻⁻15 मीटर होती है। तो कह रहा है फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस। तो बताओ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस क्या होगा, 4/3 पाई r3, और बाय एटम क्या होगा, 4/3 पाई 10⁻⁻10 का होल क्यूब। सो दिस डिवाइडेड बाय दिस जब आप करोगे तो देखो 45 और 30 -15 का डिफरेंस आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आपने सीधा इसको बी कर दिया होगा, बी नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, द अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज 2864। तो आप ध्यान से पढ़ो, हमने सीखा था R इज इक्वल्स टू क्या होता है, R0 इंटू 8⁻1/3 होता है ना। R0 की वैल्यू 1.33 ले लो, इंटू 10⁻⁻15 मीटर, इंटू मास नंबर। तो इसका मास नंबर है 64⁻1/3। इसको सॉल्व कर लो, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। फर्मी होता है 10⁻⁻2 होता है, सॉरी 10⁻⁻15 मीटर। तो उसमें आप कन्वर्ट कर लेना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपको अपना आंसर मिल जाएगा। सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे दिख रहा है आराम से हो जाएगा आपको, है ना। 1.33 को आप 4/3 लिख लो, इंटू 10⁻⁻15 64, 8 इंटू 8 है ना। आप इसको बेसिकली 2⁻6 लिख सकते हो की पावर 1/3। तो आप देखो 4/3 इंटू 2⁻6 हो गया 6/3, 2⁻2 इंटू 10⁻⁻15, तो बन गया 4, तो बन गया 16/3, है ना। तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली क्या बन जाएगा, 5 फेम्टोमीटर ये। सही। चलिए मूव करते हैं, देखिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द MRI image body scanners used in hospitals operate with 400 megahertz radio frequency. The wavelength corresponding to this, तो बेसिक सा क्वेश्चन है। न्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, C/λ। क्या होता है, C/λ। तो आपको वेवलेंथ निकालनी है लैम्डा, तो C की वैल्यू हो गई 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, अपॉन न्यू की वैल्यू कितनी है, 400 इंटू मेगा। बताओ मेगा का मतलब कितना होता है, 10⁶। सॉल्व कर लो, आपको डायरेक्टली अपना आंसर मीटर्स में मिलेगा यहाँ पे। तो जो मीटर में वैल्यू आएगी उसे आप किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर। सब साफ साफ दिख रहा है, देखो 3/4 होता है 0.75, इंटू ये 100 ऊपर जाएगा, इससे कैंसिल होगा, तो 10⁶ मीटर बचेगा। अगर आप उसको सेंटीमीटर में बदलो इंटू 100 और आ जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप देख सकते हो यहाँ पर
अच्छा 10⁻6 है, सॉरी, तो देखो 10⁻8 से 10⁻8 वैसे ही गया, कुछ सॉल्व भी नहीं करना, तो बन गया 0.75 मीटर। है कहीं ऑप्शन? ये रहा, और यही आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते आगे, देखें फोटोन ऑफ विच लाइट हैज मैक्सिमम एनर्जी। तो आप सभी जानते हैं एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? hc/λ। तो जिसका वेवलेंथ मिनिमम उसका एनर्जी क्या होगा? मैक्सिमम। और वॉयलेट लाइट जो है ना, विबग्योर, बताइए आपको, इसका जो वेवलेंथ है मिनिमम है, इससे इसकी एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ इतना इज जस्ट सफिशिएंट टू आयनाइज सोडियम एटम, देन द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलोजूल पर मोल। अब ध्यान से देखो, ये कह रहा है कि अगर आप सोडियम का एक एटम रखो और इसके ऊपर आप एक लाइट गिराओ ऑफ 242 nm वेवलेंथ, तो ये जो वेवलेंथ है ये इस एटम को आयनाइज करने के लिए जस्ट सफिशिएंट है। क्या है? जस्ट सफिशिएंट। दैट मीन्स ये इस एक इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करने की एनर्जी चाहिए वो hc/λ के इक्वल हो जाएगी, है ना। hc की वैल्यू हो गई 12400, ये हो गया 242 nm, है ना। तो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू nm, तो ये हो गया, और nm ये हो गया, तो nm से nm कैंसिल। देखो ये इसको 2 टाइम्स कैंसिल करेगा, 10/2 कितना आ गया? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो एक सोडियम एटम के लिए, किसके लिए है? फॉर 1 सोडियम एटम। अब अगर आप 1 मोल की बात कर रहे हो, 1 मोल, तो बताओ 1 मोल में Na सोडियम एटम्स होंगे, है ना। तो 6.023 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, बट आंसर दिया हुआ है किलो जूल पर मोल में देना आपको आंसर। इनटू क्या कर दोगे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ध्यान से देखो, 16 5 80, तो ये बन गया 8, 8 6 48 इंटू 23 19, 10⁻4 बचेगा, तो आप इसे 480 किलो जूल भी बोल सकते हो। है कहीं? देखो ये रहा 480 के क्लोज यही की वैल्यू दिख रही है, तो यही आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। सही। चलिए नेक्स्ट, a bulb of 40 watt is producing a light of wavelength 620 nm with 80% efficiency, then the number of photons emitted by the bulb in 20 seconds are। एक बल्ब है जो कि 40 वॉट का है और वो कितनी लाइट प्रोड्यूस कर रहा है? वेवलेंथ 620 nm की ये लाइट प्रोड्यूस कर रहा है with 80% efficiency। सही है। Then the number of photons emitted by the bulb in 20 seconds are आपको ये बताना है। तो आप समझना, ये मेरा बल्ब है जिसकी 40 वाट पावर है, तो पावर क्या होती है? एनर्जी अपॉन टाइम होती है। तो देखो अब ये भी कह रहा है कि इसकी बल्ब की एफिशिएंसी भी कितनी है? 80%, यानी जितनी पावर थी इसकी रेटेड उसका सिर्फ 80% का आउटपुट आता है, तो पावर हो गई 40 का 80% यानी 0.8। दिस शुड बी इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। आपको ये बताना है 20 सेकंड में कितने फोटोन एमिट करेगा, तो आप पहले पता करते हैं कि 20 सेकंड में कितनी एनर्जी एमिट करेगा। मल्टीप्लाई कर दो, तो बन गया आपके पास 800 इंटू 0.8 यानी 640 जूल, इतनी एनर्जी वो एमिट करेगा। आपने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी है, बताओ E इक्वल टू क्या होगा? N इंटू hc/λ। मैंने आपको क्लास में बताया था, यहाँ पे यूनिट का बहुत ध्यान रखना। तो एनर्जी कितनी है? 640 जूल्स। नंबर ऑफ फोटोन्स आपको निकालने हैं, वेवलेंथ दी हुई 620 nm, तो आप इसे 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू nm लिख लो। लैम्डा की वैल्यू आ गई 620 nm 2, है ना। अब ध्यान देना, वैसे तो ऑप्शन ऐसे दिए हुए नहीं है, बट 2 ये वैल्यू जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यूनिट को मिस मत करना वरना आप गलती कर सकते हो। अब आप n की वैल्यू निकालो, तो 640 अपॉन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बदलो जूल में, तो इंटू 10⁻⁻9। ध्यान से देखो ये 3.2 बनेगा, 3.2 उसको कैंसिल करेगा, कितना आ जाएगा? 32 2 होता है 64, तो ये बन जाएगा 200, एक पॉइंट का जीरो भी आएगा, तो ये बन गया 2 इंटू 10⁻21। सॉल्व कर लो, आपको अपने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सही है। चलिए ये देखें, लाइट ऑफ वेवलेंथ, आई थिंक ये लैम्डा लिखा हुआ है, फॉल्स ऑन मेटल हैविंग वर्क फंक्शन hc/λ0। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस ओनली इफ। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिर्फ कब इफेक्ट होगा? जब इंसिडेंट लाइट की एनर्जी जो है वो फाई से ज्यादा होगी। सीखा हुआ आपने? बताओ इंसिडेंट लाइट की एनर्जी को आप क्या लिख सकते हो? hc/λ। दिस शुड बी इक्वल टू फाई। फाई किसके बराबर है? hc/λ0 के। तो ध्यान से देखो, hc से hc कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, λ0 की वैल्यू लैम्डा से ज्यादा,
ये ऐसा बोल दो लेमडा की वैल्यू लेमडा नॉट से कम होनी चाहिए। तो लेमडा नॉट ग्रेटर देन लेमडा या फिर लेमडा ये रहा है ना, एक उल्टा लिखा हुआ है, दोनों सेम हो गए, इनमें से उल्टा होगा एक, देखो सिमिलर हो गया ना, तो किसी एक का साइन चेंज कर लो, जो आंसर दिया और सी दिया है तो उसका साइन ऐसे कर लेना बस, है ना। ये करेक्शन है, ये करेक्शन आप कर ले, बाकी इसका आंसर बहुत आसान है। पर आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ध्यान रखना, कंडीशन लिखो, वैल्यूज रखो, आपका आंसर आपके पास अपने आप चल के आएगा। सही है, तो ये था आपका PSS 1। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने PSS 2 के साथ। तो देखिए PSS 2 में आपके पास क्वेश्चन है बोर्स मॉडल और उसके ऊपर बेस्ड टाइप के क्वेश्चन। कह रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ H, He प्लस Li2 प्लस B3 प्लस इज। तो आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है रेडियस का, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखो रेडियस किसकी प्रोपोर्शनल होती है, n² z के, उसने ऑर्बिट फिक्स कर दिया, यानी n की वैल्यू फिक्स्ड है। अब जो रेडियस है वो एटॉमिक नंबर के क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका रेडियस क्या हो जाएगा, कम। तो देखो हाइड्रोजन का रेडियस सबसे बड़ा, देखो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, रेडियस कम हो रही है, यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सही है ना, आसान सा क्वेश्चन। देखिए व्हाट इज लाइकली टू बी ऑर्बिट नंबर फॉर अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ डायमीटर 20 नैनोमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, है ना। हाइड्रोजन एटम के लिए ऑर्बिट नंबर बता रहा है, इसका डायामीटर कितना है 20 nm। देखो डायामीटर 20 तो रेडियस कितनी हो गई 10 nm, है ना। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है 0.529 इंटू n² z एंगस्ट्रॉम। हाइड्रोजन बोला तो z की वैल्यू 1 हो गई। अब देखो 0.529 को इधर भेजो, तो n² की वैल्यू हो जाएगी 10 नैनोमीटर, है ना, नैनोमीटर। तो नैनो को बदलो एंगस्ट्रॉम में, तो 1 इंटू 10 और आ जाएगा आपके पास, बन जाएगा 100 एंगस्ट्रॉम, अपॉन इससे डिवाइड करो तो बन जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो देखो ये कैंसिल हो गया, है ना। अब 0.5 मान लो एक बार के लिए इसको, तो ऊपर 200 आ जाता, और 200 का जो स्क्वायर रूट है वो 14 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। अब क्योंकि पॉइंट पे थोड़ा बड़ा है तो वैल्यू 200 थोड़ी कम आएगी, तो अप्रोक्सीमेटली 14 आपका इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए ना। कैलकुलेशन है थोड़ी सी, तो आराम से आप हिसाब लगा सकते हो। अगर मैं उसको 0.5 ले लूँ तो ये 200 आएगा, क्योंकि 0.529 है तो 200 से थोड़ी कम वैल्यू आएगी, 186 के आसपास, और 186 14 का स्क्वायर रूट होता है। चलिए, विच इज द करेक्ट रिलेशनशिप, E1 ऑफ H इज इक्वल्स टू हाफ E2 ऑफ He प्लस इज इक्वल्स टू 1/3 E3 ऑफ Li2 प्लस इक्वल टू 1/4 ऑफ B3 प्लस। E1, E2, E3 क्या है, E1 कुछ स्पेसिफाइड नहीं, तो स्टैंडर्ड टर्म्स हैं। E1 आपके पास जो है वो एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट है, क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है ऑफ हाइड्रोजन, तो वो कितनी होती है -13.6, है ना। E2 ऑफ हीलियम, E2 ऑफ हीलियम, तो देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है वैसे, -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना। ये क्या बन जाएगा -13.6 इंटू Z, हीलियम के लिए Z2 और N भी देखो उसने 2 रख दिया है, तो आप देखो उसने Z और N को सेम चेंज करा है। लिथियम के लिए Z3 होता है, N3 है। जब आप चेक करोगे वैल्यूज, है ना, तो देखो ये नाम तो कैंसिल होता जाएगा, यानी इसका E1, इसका E2, इसका E3, इसका E4 बराबर होगा। तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। समझ पा रहा है मेरी बात को, है ना। अब कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू रखनी है, क्योंकि ये Z/n का होल स्क्वायर है। तो आप देखो N2 Z2, N3 Z3, N4 Z4, Z/n के लिए 1 आ रही है, वैल्यू चेंज ही नहीं होगी, सेम आंसर आपका आता है। नेक्स्ट, इफ वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज v, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस। तो आप देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी किसकी होती है Z/n, है ना। तो आपको Li2 प्लस में निकालनी है, तो वेलोसिटी ऑफ Li2 प्लस अपॉन वेलोसिटी ऑफ H प्लस विल बी इक्वल Z ऑफ Li अपॉन N ऑफ Li इंटू उल्टा हो जाएगा N ऑफ हाइड्रोजन अपॉन Z ऑफ हाइड्रोजन। रखो वैल्यूज, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी है v, हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट, तो n के लिए हो गई 1, हाइड्रोजन के लिए z के लिए भी कितनी होती है 1, इसके लिए z हो गया 3, और इलेक्ट्रॉन इसका थर्ड ऑर्बिट है, तो देखो 3 से 3 कैंसिल, आंसर फिर से क्या आ जाएगा, सही। तो इसे कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस आपके काम में आते रहते हैं। चलिए, इन अ सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट 1 टू अ फाइनल स्टेट 2, the difference in the orbital radius is 24 times the first Bohr radius, identify the transition। देखो ये कह रहा है
एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ है फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट 1 टू अ फाइनल स्टेट 2, डिफरेंस इन ऑर्बिटल रेडियस, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस का डिफरेंस, रेडियस का फॉर्मूला हो गया 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। हाइड्रोजन एटम में तो जेड के लिए तो 1 कर लेते हैं, इसकी रेडियस कितनी हो गई, वही 0.529 इंटू ये n1 स्क्वायर कर दो और ये n2 स्क्वायर कर दो, तो इन दोनों की रेडियस का डिफरेंस 24 है, सो 24 शुड बी इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो 0.529 को आप कॉमन कर लो इंटू n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, तो देखो n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर की वैल्यू 24 बाय 0.529 आ जाना चाहिए। अब अगर ये 0.5 होता तो ये 48 बनता, तो 0.529 48 से थोड़ा सा कम आएगा, तो वो अपने को वैल्यू देखनी पड़ेगी, है ना। तो 48 के आसपास की कौन सी वैल्यू आ रही है, देखो इसका स्क्वायर 25 माइनस 1, ये नहीं हो सकता, ये हो गया 625 माइनस 1 624, ये भी नहीं हो सकता। 8 का स्क्वायर होता है 64 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, ये कितना आ गया 40 माइनस 9 हो गया 5, तो 55 बन गया। 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25, है ना। तो 48 के आसपास तो कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। एक सेकेंड, इज 24 टाइम्स द फर्स्ट बोर रेडियस, अच्छा ये गलत लिख लिया हमने, 0.529 नहीं आएगा भाई, बस तो आगे आंसर ए होगा फिर तो 0.529 सॉरी 24 टाइम्स द फर्स्ट बोर रेडियस, फर्स्ट बोर रेडियस कितनी होती है 0.529 होती है, तो ये हमने मिस कर दिया था, तो ये दोनों कैंसिल, यानी इन दोनों के स्क्वायर रूट का डिफरेंस 24 आना चाहिए, वो एक ही केस में आ रहा है, वो है ऑप्शन नंबर ए, सही है। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने पढ़ी नहीं थी, तो इस तरह की गलती आपसे भी हो सकती है, इन चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इट्स ग्राउंड स्टेट इज इतना, द एनर्जी ऑफ द लेवल करस्पॉन्डिंग टू n इक्वल टू 5, तो भाई एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, एन स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एन के लिए 5 रखो तो दिस डिवाइड बाई 25 हो जाएगा, सही है। अब डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ऊपर 4 नीचे 4 कर लो, तो 25 4 तो 100 हो गया, 13.6 कितना होता है 54.4 और 100 से और डिवाइड कर दो तो -0.544, ये आपके पास आंसर होगा, है ना। और वैसे भी वैल्यू तो याद रखनी होती है, फर्स्ट सेल की -13.6, दूसरे की -3.4, -1.51, -0.85 एंड -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मैंने आपको याद करवाई है। चलिए, द वेवलेंथ ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, कह रहा है वेवलेंथ ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ है 1/λ विल बी इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2, एक तो ये होता है, और दूसरा डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्या होता है hc/λ। स्पेक्ट्रल लाइन कब बनेगी, जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर स्टेट से किसी लोअर स्टेट में आएगा, जब वो हायर से लोअर स्टेट में आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा डेल्टा ई के बराबर, और जो वेवलेंथ एमिट होगी वो hc/λ की, तो पढ़ लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियर चार्ज, वेलोसिटी, ये देखो ये रहा डिफरेंस इन द एनर्जी इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांजिशन, सही है। चलिए नेक्स्ट, इन अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन्स मेक ट्रांजिशन फ्रॉम 5th एक्साइटेड, ध्यान रखना 5th एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया, आप n इक्वल टू 6 पर थे, अप टू ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1 पर आए, producing all possible types of photons, then the number of lines in infrared region are, तो आप देखो मैं आपको सिखा चुका हूं हाइड्रोजन एटम के लिए लाइमन, बामर, फिर आता है पास्चर। तो लाइमन जो है वो लाई करती है अल्ट्रावायलेट रीजन में, किसमें लाई करती है अल्ट्रावायलेट में, और बामर लाई करती है विजिबल रीजन में, कौन से रीजन में विजिबल, और पास्चर इसके बाद सारी किसमें लाई करती है इंफ्रारेड में। तो आपको या तो ऐसा कर लो लाइमन और बामर की लाइन हटा दो, है ना, n इक्वल टू 6 से 1, अब देखो लाइमन की लाइंस कितनी होगी, तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया है n2 माइनस ग्राउंड स्टेट ऑफ लाइमन, तो 5 लाइंस तो लाइमन की होगी, ठीक है। उसके बाद बामर की लाइंस कितनी होंगी, तो 6 माइनस 2, 4 लाइन बामर की होगी, ये दोनों नहीं होंगी। उसके अलावा जो भी बच गई पास्चन की लाइन 6 माइनस 3, 3 लाइन पास्चन की, है ना, 2 लाइन ब्रैकेट की और 1 लाइन फंड की, 3 2 5 एंड 1 6, करेक्ट आंसर विल बी 6, समझ गए। तो ये आपको याद रखना है, लाइमन अल्ट्रावायलेट में होता है, बामर विजिबल में होता है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के लिए चीज मैं आपको सिखा चुका हूं बहुत अच्छे से, है ना। चलिए नेक्स्ट, नंबर ऑफ विजिबल लाइंस व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स फ्रॉम 5th ऑर्बिट अप टू ग्राउंड स्टेट इन हाइड्रोजन, देख लो नंबर ऑफ विजिबल लाइन व्हेन n इलेक्ट्रॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन,
एक से ज़्यादा नहीं है ना, मतलब आपके पास एक एटम है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। जब बहुत सारे एटम्स होते हैं तो उनमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक इलेक्ट्रॉन की जब बात कर रहे हो और जब वो 5th से 1 में आ रहा है तो उसका एक ही तरीका होता है 5 - 1 दैट इज 4। तो आपको 4 लाइंस टोटल मिलेंगी, सही ना। कुछ और भी पूछाएगा। रिटर्न्स फ्रॉम 5th ऑर्बिट अप टू ग्राउंड स्टेट इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। 3 नहीं होगा भाई, इसको आप करेक्ट करें, इसका आंसर क्या होगा 4 होगा। 5 से 1 पे आ रहा है। ध्यान देना, जब एक इलेक्ट्रॉन होता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन या एक एटम है आपके पास, तो इलेक्ट्रॉन या तो 5 से 3 आ सकता है और फिर 3 से 2 बना सकता है, या फिर 5 से 4 आ जाएगा, 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 1। ये मैक्सिमम तरीके हैं। अच्छा एक सेकेंड और गलती कर दी हमने, नंबर ऑफ विजिबल लाइंस पूछ रहा है, विजिबल लाइंस, सॉरी इसको आप ठीक करें, मैंने ध्यान नहीं दिया। इसका आंसर बी नहीं होगा, सी होगा। विजिबल लाइंस पूछ रहा है, बताओ विजिबल लाइंस तो बामर में लाई करती है हाइड्रोजन के लिए, तो वो n की वैल्यू 2 होगी। थोड़ा हमको क्या यहाँ पे गलती हुई, विजिबल का मतलब विजिबल रीजन, तो 5 - 2 कितना होता है 3। आई एम वेरी सॉरी, ये मेरी वो है गलती, मैंने इसको मिसरीड कर लिया। विजिबल लाइंस मतलब वो लाइंस जो विजिबल रीजन में लाई कर रही है, उनका नंबर कितना होगा 3 होगा। तो बिल्कुल सही है ना। चलिए, सपोज दैट अ हाइपोथेटिकल एटम गिव्स अ रेड, ग्रीन, ब्लू एंड वायलेट लाइन स्पेक्ट्रम, विच जंप अकॉर्डिंग टू फिगर वुड गिव ऑफ द रेड स्पेक्ट्रल लाइन। देखो रेड लाइन के लिए लैम्डा मैक्सिमम होना चाहिए और लैम्डा मैक्सिमम होने के लिए डेल्टा ई मिनिमम होना चाहिए, कि डेल्टा ई किसके बराबर होगा hc/λ के। तो यहाँ पर देखो मिनिमम एनर्जी गैप कहाँ होगा, तो बोर्स मॉडल में अब आपको गैप भी इन टेंशन में देखना है। तो देखो ये वाला फर्स्ट वाला जो गैप होता है वो 10.2 होता है। 4 से 1 का गैप आप एनर्जी लिख लो, दिख रहा है आपको -13.6, -3.4, -1.51, ये वाला गैप तो और भी बड़ा है 12.75। ये वाला गैप होता है 12.09। ये वाला जो इन दोनों के बीच का गैप है, देखो ये गैप आपको छोटा दिखेगा, -1.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 से 2 का गैप सबसे छोटा है और यही आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। सबसे कम एनर्जी मतलब सबसे ज्यादा इसकी वेवलेंथ होगी। चलिए, द डिफरेंस बिटवीन द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज एंड लास्ट लाइन ऑफ पास्टन। देखो फर्स्ट लाइन ऑफ बामर, तो देखो सीरीज का नाम हो गया तो उसका ग्राउंड स्टेट फिक्स हो जाता है 2, और फर्स्ट लाइन बोल दिया तो n2 भी फिक्स हो गया। रिडबर्ग फॉर्मूला लगाओ, तो 1/λb लिख रहा हूं उसको बामर की वजह से, इज इक्वल्स टू r × z² × 1/2² - 1/3²। तो अब ध्यान से देखो, ये पूछ रहा है डिफरेंस, वेव नंबर है ना, वेव नंबर बोल रहा है भाई, वेव नंबर, वेवलेंथ नहीं बोल रहा है, तो ये निकालना है अपने को। तो देखो न्यू b की वैल्यू कितनी हो गई 1/4 1/9 36, 5r/36, 5rz²/36, एक इक्वेशन। अब आओ पास्टन, कौन सा लास्ट लाइन ऑफ पास्टन। तो पास्टन की ग्राउंड स्टेट जो होती है, तो लाइमन बामर पास्टन वो हो गई 3, और लास्ट लाइन की बात कर रहा है n2 हो गया इनफाइनाइट। तो आप वेव नंबर निकालो पास्टन का, तो वही rz² × 1/n² - 1/∞² होगा। तो ये बन जाएगा rz²/9। सही है। अब आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो न्यू बार माइनस न्यू पास्चर, तो 5rz²/36 माइनस rz²/9। सही है ना। अब आप एलसीएम ले लो, तो 36 × 9 लिख रहा हूँ फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। तो देखो इसका एलसीएम 36 हो जाएगा 5 माइनस, है ना, ध्यान से देखना आप, 36 ले लो ना, 36 × 9 क्यों कर रहा हूँ मैं, 36 एलसीएम आ गया इन दोनों का। तो 5 9 9 4 जा 36 होता है, नहीं 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, हाँ 36 होता है, क्या हो गया मुझे तो ये 1 आ जाएगा, है ना, 4 आ जाएगा, 9 4 जा 36, और rz² तो रहेगा ही रहेगा। तो देखो ये बन गया rz²/36। अब अगर z के लिए 1 रख दूं, हाइड्रोजन है, नहीं हाइड्रोजन नहीं है, कौन है, Li2+ है, Li2+, r/36, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 4 जा 36, आंसर आ जाएगा r/4। दिख रहा है कहीं पे, ये रहा। तो ये इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो सिंपल आपका स्पेक्ट्रम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था, और ये था आपका PSS2।